गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट थर्ड लॉ ऑफ मोशन में नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, फ्रिक्शन। तो सबसे पहले फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। कि फ्रिक्शन क्या है? कि एक अपोजिंग फोर्स है किसके बीच में? दो ऑब्जेक्ट के सरफेसिस के बीच में, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे और मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको कहेंगे हम फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में क्या है? ये भी एक अपोजिंग फोर्स है। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट द एक्चुअल मोशन हैज येट नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। कि स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ, पेपर हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये है हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट, कि रेस्ट पोजीशन में है दोनों ऑब्जेक्ट, लेकिन उस टाइम पर भी दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेसिस के बीच में अपोजिंग फोर्स है और उस फोर्स की वजह से एक फ्रिक्शन पैदा होगा और उस फ्रिक्शन को कहेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का ही मीनिंग है कि रेस्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में होंगे। इसके बाद है हमारे पास सेकंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन। It is maximum opposing force that comes into play when one body is just at worst of moving over the surface of other body. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? ये मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है कि जैसे शुरू में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं या धकेलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है? कि मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स होता है ऑब्जेक्ट के सरफेसिस के बीच में शुरू में, तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन होता है उसको कहेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद है काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज द अपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। कि शुरू में तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर दे, उसके बाद क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो प्ले करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है। तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन होगा उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बाद है काइनेटिक फ्रिक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, सेकंड हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द अपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी क्या है? एक अपोजिट फोर्स है। इस केस में क्या होगा कि जो एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, वो स्लाइड करेगी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर से, तो उसको कहेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे हमारे पास एग्जांपल की बात करते हैं, एक फ्लैट ब्लॉक है और वो मूव करेगा फ्लैट सरफेस से, तो उसको कहेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे कोई भी फ्लैट ब्लॉक हो सकता है कि आपने इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया है और वो धीरे धीरे क्या करेगा? मूव करता चला जाएगा। उस टाइम पर जो फ्रिक्शन होगा उसको कहेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है? कि ये भी एक अपोजिट फोर्स है। द अपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। अब इस केस में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो एक बॉडी है, वो रोल करेगी किसके ऊपर? दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर। तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन होगा उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास व्हेन अ व्हील रोल्स ओवर द सरफेस। कि जैसे साइकिल में टायर होते हैं, व्हील होता है, वो मूव करेगा अनदर ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर से, तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन होगा वो होगा हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आर मीन्स नॉर्मल रिएक्शन के। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। एफ नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है कि जो डायरेक्शन होगी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की, वो किसके अपोजिट होगी? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि मान लो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है हमारे पास राइट साइड में और लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा हमारे पास लेफ्ट साइड में, मीन्स दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट होगी। तो यही हमारे पास सेकंड लॉ है।
द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जो अपेरेंट एरिया है लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मीन्स इंडिपेंडेंट है ये। तो थर्ड पॉइंट ये हमारे पास। फोर्थ पॉइंट क्या है, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कि जो मटेरियल है वो किस नेचर का है हमारे पास, तो उसके ऊपर हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं, कोई रबड़ से बना हुआ है, कोई छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग हार्ड पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे हम आयरन की बात कर सकते हैं, स्टोन की बात कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। तो डिपेंड करता है कि मटेरियल किस नेचर का है, तो उसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, कि ये रेशियो है किसके बीच में, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। F है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, R है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। F इज इक्वल टू म्यू R, और म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये R F के नीचे चला जाएगा, तो म्यू का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास F अपॉन में R। और म्यू क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको कहेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। डायग्राम से हम पहले बात करते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगी हुई है और वेट है नीचे की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन का काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को बैलेंस करके रखता है, मीन्स R इक्वल होगी mg के इक्वल, मीन्स वेट के इक्वल। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो किसके साथ बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन के साथ, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को कहेंगे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच the resultant of the force of limiting friction F and normal reaction R makes with the direction of normal reaction R. It is represented by theta. तो ये किसका रिजल्टेंट है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, लेकिन जो थीटा एंगल होगा वो किसके साथ होगा, नॉर्मल रिएक्शन के साथ। तो यहां से अगर हम बात करते हैं OA, ये रिप्रेजेंट करेगी नॉर्मल रिएक्शन मीन्स R को, OB रिप्रेजेंट करेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन को मीन्स कैपिटल F को। तो यही बात हमने कही है, OA रिप्रेजेंट द नॉर्मल रिएक्शन विच बैलेंस द वेट mg ऑफ द बॉडी, OB रिप्रेजेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल F। अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं OAC, ये थीटा एंगल है, AC परपेंडिकुलर है किसके, OR के, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनते क्या होगा कि हमारे पास OA बेस होगा, AC परपेंडिकुलर होगा और OC हाइपोटेनियस होगा। तो ट्रायंगल AOC की बात करेंगे तो यहाँ से tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा का फॉर्मूला होगा यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास AC और बेस क्या हमारे पास OA। AC यहाँ से किसके इक्वल है, OB के इक्वल, और OB किसके इक्वल है, F के इक्वल। तो OB इक्वल लिख देंगे हम F के, और OA हमारे पास किसके इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन R के, और F अपॉन R किसके इक्वल होता है, म्यू के। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan थीटा, और अगर हम थीटा की बात करते हैं, थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से tan इनवर्स म्यू। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद है, इससे अगला टॉपिक है हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज, कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। इट इज मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन प्लेन विद हॉरिजॉन्टल सच दैट अ बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, कि ये इतना मिनिमम एंगल होगा किसके बीच में, इंक्लाइनेशन प्लेन और
हॉरिजॉन्टल के बीच में कि जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देगी, तो उसको कहेंगे हम एंगल ऑफ रिपोज, कि कम से कम इतना एंगल होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इंक्लाइनेशन प्लेन से मूव करना शुरू कर दे। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आर नॉर्मल रिएक्शन है, एम जी ये है हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा एम जी कोस एल्फा और सेकंड है हमारे पास एम जी साइन एल्फा। एम जी कोस एल्फा किसके अपोजिट होगा? नॉर्मल रिएक्शन के। और एम जी साइन एल्फा किसके अपोजिट होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। और एल्फा यहाँ पर एंगल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, फर्स्ट है वेट एम जी ऑफ द बॉडी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है। सेकंड है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आर जो किसके परपेंडिकुलर है? ए बी प्लेन के। इसके बाद थर्ड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एक्टिंग अलोंग प्लेन ए बी, कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके अपोजिट लगेगा? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ एम जी कैन बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट। तो एम जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा हमारे पास एम जी कोस एल्फा जो अपोजिट किसके है? नॉर्मल रिएक्शन के। डायग्राम से देखना। और अगर हम एम जी साइन एल्फा की बात करते हैं, ये किसके अपोजिट होगा? एफ के। तो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन एल्फा और आर होगा हमारे पास यहाँ पर एम जी कोस एल्फा। तो हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन एफ अपॉन में आर इज इक्वल टू एम जी साइन एल्फा अपॉन एम जी कोस एल्फा। एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा और एफ अपॉन में आर हमारे पास म्यू के इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। साइन अपॉन में कोस टेन एल्फा के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से एल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेन इनवर्स म्यू। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम एक्सीलेशन। थैंक यू।